वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गोल्ड महाकुंभ और हम लगभग अब अपने समापन की ओर बढ़ चुके हैं। ये हमारा आखिरी घंटा है और अब तक आपने जितनी भी चर्चा सुनी है, हमने सोने और उसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की है। और अब इस एक घंटे में सोने की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि चांदी की चमक में और कितनी चांदी बाकी है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिर चांदी, सोना और सेंसेक्स, क्या आपको अपने लिए किसका चुनाव करना चाहिए। और हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी इस आखिरी घंटे में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार भी हैं। और चलिए आपका तारुफ कराते हैं हमारे आज के इस घंटे के एक्सपर्ट से। राहुल मेहता, एमडी सिल्वर एम्पोरियम मेरे साथ हैं। चिंतन हरिया, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। राजेश टोकरे, वीसी जीजेसी। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ईटीएफ प्रोडक्ट हेड और फंड मैनेजर मिरासेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया। अजय केडिया, एमडी केडिया कमोडिटी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सोने की तो हम बात कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन चलिए चांदी के साथ में शुरुआत करती हूं। और राहुल, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी और साथ ही प्रेशियस मेटल्स में शामिल होती है और मेरे ख्याल से एक डबल वैमी वाली कमोडिटी है ये। पिछले कुछ समय में अगर मुझे कुछ सालों का अंतराल समझना हो आपसे, तो क्या सोने से अधिक कमाई यहाँ पर चांदी ने दी है? इसकी चाल हम देखते हैं कि अगर तेज़ी की ओर बढ़ती है, बहुत फर्राटे तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन क्या ऐसा कहना ज़्यादा है कि ठीक होगा कि सोने से बेहतर चांदी यहाँ पर आपको कमा के दे रही है? चांदी अगर कंपैरिजन करने जाए सोने के मुकाबले में, चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो कमाई के मौके भी ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चांदी में, तो वो रिस्क फैक्टर देख के चलेंगे तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। मगर ओवरऑल देखने जाए कि गोल्ड के कंपैरिजन में चांदी और परफॉर्म कर रही है और आगे भी आउट परफॉर्म करेगी। ओके, आगे करेगी। इसके पीछे आपको क्या फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और साथ ही साथ गोल्ड भी सपोर्ट कर रहा है। दोनों चीज़ें तो दोनों चीज़ सपोर्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि चांदी में अच्छी तेजी बनी रही है। चिंतन, ये बताइए हमें, जिस तरह से सोने चांदी को लेकर हमारा बाजार मैच्योर हो रहा है, और बाजार से मेरा मतलब है जब हम इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, गोल्ड ईटीएफ हमने आता हुआ देखा है, सिल्वर ईटीएफ में भी अब रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एएमसीज की तरफ से भी हम रुझान बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। मैफ जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हम सोना और चांदी दोनों में एक निवेश का विकल्प निवेशकों को मिलता हुआ देख रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं कि अब सोने के साथ साथ चांदी को लेकर भी निवेश की जो जागरूकता है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त में केवल बढ़ेगी ही? तो 2021-22 तक तो ऑप्शन भी नहीं थे सिल्वर में इन्वेस्ट करने के फाइनेंशियल के। हमारे रेगुलेटर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिल्वर ईटीएफ लाया और फिर हमने लॉन्च किया था आई थिंक 11 जनवरी 2022 को। और आज देखें तो इंडस्ट्री का ईएम 5,000 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है सिल्वर में। तो सोने में तो विकल्प है, आप फिजिकल सोना ज्वेलरी ले सकते हो, पर चांदी इतनी बल्कि कमोडिटी है कि आप उसमें शायद फिजिकल निवेश थोड़ा मुश्किल है। तो लोगों के पास आज विकल्प होने के कारण सिल्वर ईटीएफ की जो हमें डिमांड दिख रही है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और हाल ही में जो जुलाई के महीने में टैक्सेशन चेंजेस हुए उसमें भी एक फेवर हो गया गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स का, जहां पर उनका भी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी के जैसा ही हो गया। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि सिल्वर ईटीएफ की डिमांड अच्छी है। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इट इज़ नॉट लेट्स से अ प्रेशियस मेटल, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेटल। और इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर जो सोलार एनर्जी की ग्रोथ हो रही है, आज 20% चांदी की डिमांड सोलार एनर्जी के जो सोलार सेल्स है उसमें से आ रही है। तो 4 साल के एक शॉर्टफॉल डिमांड मोर देन सप्लाई के बाद ऐसा लग रहा है कि चांदी में भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान हो सकता है। ओके, तो चांदी में आपको पॉजिटिव रुझान बढ़ रहा है। हालांकि हम सिल्वर शॉपिंग की बातचीत कर रहे हैं तो अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पर मौजूद। सिद्धार्थ, आपके पास मैं सिल्वर ईटीएफ को के बारे में जानना चाहूँ कि सिल्वर ईटीएफ को आप डेली तौर पे मैनेज का प्रोसेस क्या है, आप कैसे ट्रैक करते हैं सिल्वर के प्राइसेस को, उसके बारे में कुछ बताएं। काफ़ी सिंपल तरीका है। बेसिकली हम लोग अंडरलाइंग सिल्वर 30 kg बार खरीदते हैं। जो भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन आता है, जो भी पैसा आता है, वी सिंपली बाय दी फिजिकल सिल्वर इटसेल्फ। एंड जितना सब्सक्रिप्शन आता है उतने बार्स हम लोग रखते रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर में फ़र्क ये है कि गोल्ड में 1 kg बार है, राइट, उसकी वैल्यू टर्म्स में ज़्यादा महंगा होता है। सिल्वर में एक स्टोरेज का थोड़ा सा इशू है, बट एज ऑफ नाउ फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू
everyone is buying the 30 kg bar, there's enough storage, and I think like Chintan mentioned, there's good AUM growth also and good liquidity also in the stock exchange right now. ओके सिद्धार्थ जी, दो सवाल अब मेरे पास है। एक तो ये कि लिक्विडिटी कितना आसान है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ETF के अंदर में उनके लिए एंट्री और एग्जिट कितना आसान है, और सिल्वर ETF की कॉस्टिंग क्या होती होगी? सी ETF में ट्रेड करना उतना ही आसान है जितना स्टॉक में ट्रेड करना आसान है, जितना आसान निफ्टी ETF में ट्रेड करना है। ओके एक मार्केट मेकर होता है, एक ऑर्गेनिक लिक्विडिटी होती है। अगर मैं देखूं तो आजकल ऑन अ डेली बेसिस करीब 40 करोड़ का सिल्वर ETF डेली ट्रेड हो रहा है। अगर मैं अभी खरीदूं तो कब तक मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा? एक स्टॉक की तरह आपके रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगा? T+1 में आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आज बेचता हूं तो मेरे अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे? T+1 सब कुछ स्टॉक की तरह, सब कुछ जैसा आपको स्टॉक में देखने को मिलता है वैसे ETF भी करते हैं। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर रहा था कॉस्ट की, तो एक्सपेंस रेशियो क्या रहता होगा? एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली EMC टू AMC वेरी करता है। आई थिंक ऑन दी लोअर साइड तकरीबन 35 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड देन इट कैन गो अप, सो 0.35% इज समथिंग जो ऑन दी लोअर साइड लोग एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं इसमें सिल्वर ETF में। गोल्ड या सिल्वर ETF दोनों में से किस में ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है और कितना डिफरेंस है दोनों में? गोल्ड डेफिनेटली अगर हम देखें तो 36,000 करोड़ का आज AUM है, सिल्वर में 5,000 करोड़ का AUM है, और रुझान की बात करें क्योंकि लोगों का नेचुरल लगाव गोल्ड की तरफ ज़्यादा होता है, गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरह भी माना जाता है। हाँ, तो उसके कारण रुझान के जैसे देखें तो विश्व में भी और भारत में भी गोल्ड ETF ज़्यादा आज भी पॉपुलर है। सिल्वर पॉपुलर हो रहा है और सिल्वर का परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सिल्वर वॉलेटाइल भी ज़्यादा है। हमने रिसेंटली भी देखा $32 से $28 से वापस आज $31, ऑल विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 1.5 मंथ। सो गोल्ड स्थिर होने के कारण एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा रुझान है। विश्व में भी अगर हम देखें तो $240 बिलियन के गोल्ड ETF है और सिल्वर ETF सिर्फ $18 बिलियन के। तो सिल्वर एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है निवेश का क्योंकि वो वॉलेटाइल है और उसमें जो निवेश अभी बढ़ेगा पर उसके लिए सिल्वर को परफॉर्म करना पड़ेगा और जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगा लोग तभी निवेश करेंगे। हाँ। हम कह रहेंगे परफॉर्मेंस के पहले आप निवेश कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये मेरे ख्याल से विश्व मोहन काफी अहम निवेश का एक पहलू है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे भारतीय घरों में अगर सोने चांदी की हम बात करें तो इनको कैसे देखा जाता है? शुभ खरीदारी के तौर पे देखा जाता है। किसी को अगर गिफ्टिंग करनी हो तो मेरे ख्याल से चांदी को, क्योंकि सोना महंगा भी होता है, हर किसी को तो आप गिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसके एवज में आप जो है चांदी उनको गिफ्टिंग का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल चांदी में ही होता है। आप दिवाली में देखिएगा कैसे गिफ्ट सेट निकलने शुरू हो जाएंगे। राहुल बिल्कुल परिचित है इस बात को लेकर। तो अजय जी आपसे समझना है मुझे, क्योंकि हमारे पास चांदी को लेकर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, और जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको इमोशनल अटैचमेंट तो सोने चांदी से हमेशा होती ही है, और चांदी को घर में भले ही आप बर्तन की तरह इस्तेमाल करना चाहें, है ना, लोग चांदी की थालियों में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। ज्वेलरी ट्रेंड्स अगर मुझे समझना है, खपत समझनी है भारतीय बाजार में, तो क्या चांदी को लेकर कुछ नंबर्स हैं आपके पास जो आप बता पाएँ? बिल्कुल, देखिए पहले एक 3,600 टन आसपास गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट हुआ था जो अभी 4,000 क्रॉस कर चुका है। तो ये दिखाता है कि इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। उसके पीछे रीजंस तो बहुत सारे अभी ETF की तरफ से वो फिगर्स आए हैं। मैं फिजिकल मार्केट को मैं डील करता हूँ, इसमें फिजिकल मार्केट की बातें आपके सामने रखता हूँ। हमारे सिल्वर को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हो गया है। वो इसलिए कि अभी देखिए हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र में अभी गणेश जी चल रहे हैं, तो हर घर में गणेश जी बैठते हैं। उसके पीछे संस्कृति है और संस्कृति में उनको जगह भोग भी लगाना तो चांदी की थाली पसंद की जाती है। अब कहीं ना कहीं सभी के यहाँ कभी किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, तो पहले लोग चांदी को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह सोचा करते थे। बट अभी क्या हो गया है, ज्वेलरी में जैसे गोल्ड लेना है तो ज्वेलरी सोचा जाता है, बट अभी सिल्वर है तो यूटेंसिल्स, मतलब हमारे यहाँ किस टाइप का बर्तन आ सकता है, किस तरीके की प्लेट्स आ सकती है, किस तरह का डिनर सेट आ सकता है, किस तरह का गिलास आ सकता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई है। और जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा गिफ्टिंग वाली पार्ट, तो दिवालियों में सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग में सिल्वर के ग्लासेस, सिल्वर के बाउल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और सिल्वर के रेट को लेके जब अभी चर्चा हो रही थी तो मुझे लगता है सिल्वर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी, क्योंकि सिल्वर का जो एक रिकॉर्ड बना था जी, कि गोल्ड में क्या हुआ था, $1,800 से बाद में $2,200 गया, 2,200 से 2,300, 2,500 क्रॉस कर गया, लेकिन अभी भी एक नया बेंचमार्क गोल्ड में बनेगा ऐसा संभावना है।
बट सिल्वर का जो बेंचमार्क पहले $48 का बन चुका है वो अभी टूटा नहीं है। ओके, तो अभी मेरा वही कहना है कि अभी भी सिल्वर में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि हाँ ठीक है, जैसे भाई साहब कह रहे थे अभी कि सिल्वर रखने में थोड़ी तकलीफ जाती है, लेकिन अब लोगों ने केवल ईंटें रखना बंद कर दी है। लोगों ने अभी इसे ज्वेलरी में या फिर लोगों ने अभी यूटेंसिल्स में उसको यूज करना शुरू कर दिया है। अब ज्वेलरी में भी जैसा गोल्ड काफी महंगा हो गया ऐसा लोग कहते हैं, तो उसका बहुत सारी चीजें सिल्वर में उन्होंने गरीबों की ज्वेलरी कहीं भी जाती है चांदी। अभी गरीबी ही नहीं, अभी नहीं गरीबी, मेरा तो ये कहना, देखिए अभी हमारे नवरात्र आने वाले, व्हाइट ज्वेलरी, व्हाइट कलर की जो ज्वेलरी जो स्पेशली महिलाएं पसंद करती है जब गरबा में पहनती है, तो वो तो इतनी ज्यादा 92 सिल्वर में अभी इतना पसंद करने वाली चीज हो गई है। तो हमें खुद को अभी एक अलग मार्केट, मतलब जितनी की मेकिंग, जितनी चांदी है उतनी मेकिंग देने के लिए रेडी है। राजेश जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हो गए, मैं चाहूंगा कि आप 30 सेकंड में हर सवाल के जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपने वो नहीं बताया कि ज्योतिषी बोलते हैं गुस्सा बहुत आता, चांदी पहन लो। एकदम सही, चांदी की बिल्कुल सही, तासीर क्योंकि बिल्कुल सही, ठंडी है, बिल्कुल चांदी की सही। अंगूठी पहनाएंगे ज्योतिषी चाहिए तो जानता है उसमें कि ये मोती लगा चांदी लो। पहन सकता है, पता नहीं पहनेगा या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, अब 92.5 की आप बात कर रहे थे कि चांदी ज्वेलरी आमतौर पे किस ग्रेड में बनती है और क्या देखना चाहिए जब चांदी हम खरीदने जाते हैं आपके यहाँ? देखिए, ये जो व्यवसाय है काफ़ी भरोसे वाला व्यवसाय है और ट्रस्ट इस बिजनेस में सब बहुत पुराना है और फैमिली ज्वेलर्स ज़्यादातर इसे रन करते हैं। बट अभी इस बिजनेस में भी कॉर्पोरेटनेस पूरा आ गया है, तो इस वजह से अभी सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो गया है। सबको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है, लेकिन देश में हॉलमार्किंग अभी तक लागू नहीं हो पा रही है चांदी वो देखिए, वो एक अलग मुद्दा है। उसके पीछे रीजन भी है कि शायद जब हम लोग की जब हॉलमार्क की मीटिंग हुई थी उसमें हमने कहा था इसे लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पे रखा जाता है तो सब जगह हॉलमार्क सेंटर खुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उस बात को समझा नहीं और उसे फर्स्ट पॉइंट पे रखने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ बड़े सेंटर्स में हॉलमार्क सेंटर खुल गए और इस वजह से मैंडेटरी एरिया बढ़ नहीं रहा है। क्या हम लोग उम्मीद करें जब आप चेयरमैन अगली बार बनेंगे जीवीसी के तो उस समय आप आवाज उठाएंगे, पॉलिसी में खुद दिल्ली था, नीति आयोग की मीटिंग थी, वहां हम लोग ने ये डिमांड की है कि अगर देखिए ये जो बिजनेस है हम लोग खुद ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहते हैं और केवल यही एक कमोडिटी है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि सोना हो या चांदी हो उसका वजन दिखाया जाता है, भाव पेपर में आते हैं, मेकिंग अलग से बताई जाती है, जीएसटी अलग से बताया जाता है, इवन बेचने के बाद उससे रिटर्न लेने की भी गारंटी दी जाती है। और रिटर्न लेने की गारंटी फिर कितना होगा? क्या सोने जितना ही होता है उसी तरह से? हाँ, क्योंकि रीसेल वैल्यू को लेके काफी सवाल उठते हैं, कई दर्शक भी सवाल भेजते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सिल्वर देखिए कैसा होता है, कोई भी अगर सिल्वर का एक बार है तो उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, बट हम उसे कोई ज्वेलरी बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस उसमें ऐड होती है। और स्टैंडर्डाइजेशन जब से आ गया है तो 92.5 ये एक स्टैंडर्ड सिल्वर मेल्टिंग पॉइंट बन चुका है, प्लस 995 की सिल्वर ज्वेलरी भी काफ़ी प्रचलित है हमारे इंडिया में, 80% की भी और सबकी प्योरिटी उस पर भी लिखी रहती है, जो खरीदते हैं हम उस पर लिखी रहती है। और मेरा तो आप सभी से यही सलाह रहता है, आप जो भी खरीदते हैं बिल पे लिख के ले लीजिए तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी और बॉन्डिंग बढ़ाता है। और बेचने वहीं जाए जहाँ से खरीदा था? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो क्या है, जब से मैंडेटरी हॉलमार्किंग आ गया है और मतलब मेरे पास जितने आंकड़े हैं तो कोई भी ज्वेलर्स कहीं पे भी लेके जाइए वो एक्सेप्ट करता है। चांदी में अगर हम डिमांड करते तो आप लोग हॉलमार्क लगा के देते हैं? क्योंकि बिल्कुल 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 है वो ऐच्छिक है। एक एक ग्रेड की हम बात कर लेते हैं क्योंकि चांदी में प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। राहुल जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगा, ज्वेलरी बनाए तो कौन सा ग्रेड मांगे चांदी की? जी, ज्वेलरी में मेजॉरिटी जो ज्वेलरी बिकती है इंडिया में वो 925 की बिकती है। 92.5 की। अगर पूजा सेट लें या बाकी कोई सामान, 925 इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसमें आप हर एक बर्तन जो होता है, बर्तन ज्वेलरी होगी, 925 इज द बेस्ट स्टैंडर्ड टू कीप। ओके। रही बात जैसे पायल में बोलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है पायल के अंदर। जो पायल आज बिकती है 30 टन से लेकर 70 टन की, जिसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो उसमें कस्टमर जो खरीदने जाते हैं उस पर सबसे बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी एसोसिएशन मिलके चांदी को हॉलमार्किंग कंपलसरी करे ताकि जो ग्राहक इन्वेस्ट कर रहा है चांदी में उनके पैसे नहीं टूटने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया। केडिया जी भी हमारे साथ है। केडिया जी, बहुत बहुत माफी पहले चाहूंगा, आपको लंबा इंतजार कराया क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का भी फायदा होता है बहुत बार और आप आए नहीं हमारे स्टूडियो। सर, अभी बातचीत हो रही थी, यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं चांदी पे काफी बुलिश है। इससे पहले निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर विक्रम जी बोल रहे थे कि चांदी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है कि चांदी डबल भी हो सकती है, लेकिन चांदी अभी तक नहीं चल पा रही है क्योंकि चाइना में जो सोलर पैनल की जो डिमांड है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्लट है। वो जैसे जैसे ग्लट कम होगा, सप्लाई कम होगी, फिर चांदी में उस तरह की रियल तेजी आएगी। क्या लग रहा है, आप डेटा काफ़ी ट्रैक करते हैं, चांदी के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, आगे चांदी के भाव कहाँ जा सकते हैं, क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड दिख रहा है चांदी में?
नमस्कार सुमन जी। नमस्कार तो सर। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छे से याद है पिछले साल भी जब हमने रखा था उसके बाद हमने एक बड़ी रैली हमने देखी है, क्योंकि देखो जैसे जैसे जानकारी मिलेगी तब लोगों का रुझान बढ़ेगा। हम ज्यादा करके सुनते हैं, अभी एक कहावत भी है, बोले चांदी की चम्मच से, ऐसे कुछ प्रभाव भी है, तो हम हमेशा चांदी देखते हैं। लेकिन अब तक चांदी जब भी देखा जाता है तो हम देखते हैं कि चांदी को एक तरह से बोला था पुअर्स मैन गोल्ड, कि जो आदमी सोना नहीं ले पाता है वो चांदी की तरफ जाता है। एक सिंपल मैं उदाहरण बोलता हूँ, ईटीएफ वाले भी काफी जन है यहाँ पे जानते भी हैं। मैं एक सिंपल लॉजिक बता, 2 अप्रैल 2006 में आई शेयर ने ईटीएफ लॉन्च किया। क्यों किया? क्योंकि लोगों को अब समझ में आया कि चांदी में निवेश करना चाहिए। और वो टाइम पे मेरे पास डेटा है, 425% चांदी बढ़ी और $50 का हाई लगाई थी। अब यही चीज इंडिया में थोड़ा सा हम लेट आए हैं एंट्री में। जहां तक मुझे याद है कि चांदी जब जून 2006 की बात करें तो करीबन $9.65 का भाव था, और जो हमने हाई में 11 अप्रैल में हमने देखा था करीबन $50 का। तो मुझे तो सिंपल ये समझ में आता है, अगर उसी चीज को हम पकड़े तो $17 का लो मारा था 1 अगस्त 2022 को। 400 गुना यहां से आप पकड़ के चलिए तो चांदी पोटेंशियल रखती है। कारण ये है, 10 साल पहले भी हवा बनी थी, सब बोलते रहे चांदी लाख हो जाएगी, बट हुई नहीं। बट इस बार के कारण क्या है, पहले हम 10 साल 15 साल पहले जाते हैं तो ना ईवी था हमारे पास, ना एआई टेक्नोलॉजी था, ना सोलर पैनल पे इतना काम किया था। अब चांदी का जो रूप है, यूसेज है, वो बढ़ना चालू हो चुका है। नो डाउट पिछले 2 सालों के अंदर हमने चांदी में बड़ा जंप क्यों नहीं देखा? क्योंकि कोविड के बाद से ही हम रिसेशन फियर में जी रहे थे। कोविड के बाद चाइना खुद पिछले साल हम ओपन अप होते हुए देख रहे हैं, जो आज भी नंबर खराब है उसके, जिसकी वजह से ये चला नहीं है। लेकिन अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जिस ढंग से सभी सरकारों का ध्यान है, मुझे लगता है चांदी, जैसे विक्रम जी ने भी डबल हो जाएगी। मुझे लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम ज्यादा उत्साह नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि मिनिमम डबल हो सकती है। 1.25 लाख 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बन सकती है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर लोगों का रुझान जैसे से बढ़ा है। पहले हम चांदी इंडिया में जब बाय करने जाते थे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती थी, बट अब ईटीएफ आ गए हैं और लोगों का रुझान भी बढ़ने लग गया, इंफॉर्मेशन मिलने लग गई है। तो मुझे लगता है चांदी में एक अच्छी रैली बाकी है। इसको देखने के लिए एक रेशियो बोलते हैं हम लोग, गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर आप पिछले 50-60 सालों का देखते हो तो हमेशा ये रेशियो 32 का लो मारा था अप्रैल 2011 में, और हाई में हम 90 के ऊपर कभी नहीं देखते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो कोविड के समय 128 का हाई मारा था। इसका मतलब है कि सोना ज्यादा महंगा हुआ था चांदी के मुकाबले, और कारण हम जानते हैं कि रिसेशन फियर, लड़ाई और ये सब चल रहे थे। बट अब ये रेशियो 90 का लेवल 2 दिन पहले दिखाने के बाद आज 86 का लेवल चल रहा है। इसका एवरेज भी अगर मैं निकालूं 50 सालों का तो 32 और 90, तो एवरेज कम से कम आना चाहिए 65 का, जिससे मुझे लगता है कि चांदी मल्टी ईयर हाई इंटरनेशनल में बनाएगी। इंटरनेशनल में अभी हमने देखा कि $50 तो अभी भी टच नहीं किया, लेकिन मैं अगर ये सभी को कॉन्सेप्ट करूं तो अगले 3 साल में आराम से 72 से $75 का लेवल इंटरनेशनल में दिखा सकता है। यूज केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जा सकती है। लेकिन अब अभी भी लोगों को, जैसे हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में लोगों का चलन ज्यादा है, तो उसकी वजह से अभी भी कमोडिटी अंडर परफॉर्मिंग रही है। तो S&P 500 वर्सेस जीएसटी इंडेक्स भी मुझे दिखाता है कि अगले 2-3 सालों के अंदर सोना और चांदी एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ जाता दिखाई देगा। और मैं काफी जो फैक्टर्स बता रहा हूं उसको देखते हुए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड। केडिया जी, एक और मैं कनेक्टिंग सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी, जो वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जो फोकस हो रहा है, उससे डिमांड बढ़ेगी। अब लेकिन एक चिंता ये भी होता है कि अगर भाव ज़्यादा बढ़ गए तो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी मार्केट में आने लगते हैं। ये एक चिंता, चांदी में अगर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, तो क्या वो इंडस्ट्री चांदी का इस्तेमाल करेगी? और दूसरा सवाल भी मैं उसके बाद आपसे पूछूंगा, पहले ये बताइए, ये क्या ऊंचे भाव का कुछ असर हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है, और कमोडिटी में तो बिल्कुल होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, मार्च 2020 में कॉपर का भाव 320 हुआ करता था, और अचानक से हमने देखा जब कोविड के कंसर्न्स हुए उसके बाद कॉपर हमने अभी 900 का भाव देखा। क्या हुआ? आज आपके जो एसी है उसके अंदर जो कॉइल पहले कॉपर की हुआ करती थी एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गई। तो बिल्कुल ये चीज तो होती है। प्लेटिनम है, 2008 के अंदर प्लेटिनम $2200 हुआ करता था और सोना था $850-700, और आज वो रिवर्स हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी है। बट आप ये देखिए 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है, यूसेज और ज्यादा बढ़ते जा रही है और कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, तो वो एक थ्रेट जरूर है। बट चांदी का जो यूसेज है अलग अलग इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट में किसी ने नहीं सोचा था इंडिया में घरों में चांदी एज ए इन्वेस्टमेंट आता था। बट अब हम ज्यादा करके मैं बोलता भी हूं कि इंडिया में हम लोग गोल्ड और सिल्वर
बाय नहीं करते, हम लोग कंज्यूम कर लेते। तो ये कंज्यूम की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो एक थ्रेट जरूर है कि अल्टरनेट में आ जाएगा, बट जो यूज केस है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आई थिंक इमीडिएट ऐसा कोई थ्रेट दिख रहा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 3-4 साल का व्यू लेके चले तो आराम से $75 का लेवल भी इंटरनेशनल में हम देख पाएंगे। तो हर 360 डिग्री बातें होनी चाहिए कि जो चिंताएं वो भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक और चिंता है, वो है कॉमेक्स सिल्वर, जो 2011 में जो ऊंचाई देखे थे अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा। वहां पर उन लेवल्स पे जो लोग चांदी में फंसे होंगे उनका क्या? इस तरह की भी चीजें आती है जब आप ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं। लेकिन वापस से रुक करते हैं, सिद्धार्थ आपके पास मैं आता हूं। कई सारे कंपटीशन आपको देखने को मिलते होंगे सिल्वर ईटीएफ को लेकर भी। एक तो पहला गोल्ड ईटीएफ ही है, दूसरा इक्विटी के भी बहुत सारे ईटीएफ आ रहे हैं। क्रिप्टो का जिस तरह से तेजी से ग्रो हो रहा है और यंगस्टर जेंजी वगैरह का में की जो दिलचस्पी है क्रिप्टो को लेकर, तो अगले 3 से 5 सालों में क्या लग रहा है, किस तरह के आउटलुक आप देख रहे हैं सिल्वर ईटीएफ के लिए? पहले तो अच्छी बात है कि अभी तक बिटकॉइन ईटीएफ इंडिया में आया नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग शायद उसकी बात कर रहे होते फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सिल्वर में अब हम लोगों ने तेज़ी देखना शुरू की है। बेसिकली हर एसेट क्लास में इन्वेस्टर टिपिकली तभी आता है जब रिटर्न्स दिखने लग जाते हैं, जो कि सिल्वर ने 1-2 साल में दिखाए हैं। जबकि हम चाहते हैं, जैसे चिंतन ने बोला, कि रिटर्न्स आने के पहले निवेश करना चाहिए। तो सिल्वर में जैसे मैं बोला, एक दिन में अराउंड 40 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है। इस साल काफ़ी इन्फ्लो देखने को मिला, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो हम लोगों ने इस साल ही देखा हुआ है। बट एक चीज़ ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही डिफरेंट है, राइट? हम लोग को सेम टाइम पे बात कर रहे हैं लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप से दोनों बिहेव करते हैं। गोल्ड इज़ मोर ऑफ अ सेफ हेवन एसेट, उसके जो रीजन्स है मूव करने के वो डिफरेंट है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ यूएस में इकनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बिहेव करी, उन सब पे भी डिपेंड करता है, राइट? हम तेज़ी की बात कर रहे हैं लेकिन इस समय ईवी इंडस्ट्री में थोड़ी सी मंदी आई हुई है, चाइना में भी और यूएस में भी। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है कंपेयर टू गोल्ड। अगले 3-5 साल में हमारा रुझान काफ़ी पॉजिटिव है दैट सिल्वर ETF विल डू वेल। इन्वेस्टर इनफ्लोज भी आएंगे, मल्टी एसेट फंड्स में भी अब लोग सिल्वर का एक्सपोजर लेने लग गए हैं, तो एक वो भी ज़रिया है सिल्वर ETF के AUM ग्रो करने का। लेकिन जो भी निवेशक है, अभी ऑलरेडी हमने सिल्वर में काफ़ी तेज़ी दिखी हुई है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। वी आर पॉजिटिव ऑन सिल्वर। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, सोलार, EV, सेमीकंडक्टर, सब जगह एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। ये सब उभरती हुई इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ चाइना कैसे रिकवर करता है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करेगा कि सिल्वर हमें आगे 1-2 साल में क्या क्या रिटर्न्स देके जाता है। तो इसी पर चिंतन मुझे आपसे समझना है, क्योंकि अब आपके पास विकल्प देखिए हो गए हैं, चांदी में भी निवेश करने के, ETF के जरिए कीजिए या अगर मैप जैसे किसी फंड के जरिए कीजिए। हालांकि मैप जैसे फंड में भी हम देख रहे हैं कि सोने चांदी का जो एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में काफ़ी सीमित रहता है। अब ऐसे में अगर किसी को इन कमोडिटीज़ में इंटरेस्ट है तो क्या ETF के जरिए निवेश करने में समझदारी होगी या एक मैप के जरिए या दोनों के जरिए किया जा सकता है? क्योंकि ओवरऑल निवेश के लिहाज से, पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिहाज से देखा जाए तो आपको अपने एक्सपोजर को भी ध्यान में रखना होगा। जोखिम तो हर हालत में आपको देखभाल कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल कविता जी, बेसिकली एसेट एलोकेशन जो हम कहते हैं, हाँ, वो हर मर्ज की दवा है। आपको एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर हम कहते थे 10% सोना और चांदी में निवेश होना चाहिए। आज हमने बढ़ाकर 15% कर दिया, क्योंकि सोने और चांदी की तरफ रुझाव बढ़ रहा है और लोगों का इक्विटी की तरफ जो रुख था उसके कारण इक्विटी मार्केट्स पिछले 4 सालों से इतना अच्छा चल चुका है कि थोड़ा इक्विटी मार्केट से अगर आप सिल्वर और गोल्ड की तरफ निवेश करते हो, स्पेसिफिकली गोल्ड की तरफ और सिल्वर की तरफ, तो आपको उसका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। ज़रूर मल्टी एसेट फंड हो या सिल्वर ETF हो, आपको ओवरऑल एलोकेशन आपका 5% सिल्वर, 10% गोल्ड में सीमित रह रहा है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इक्विटी एक कंपोनेंट रहेगा जो आपका 50 से 60% इक्विटी का रहेगा, 10 से 20% आपके पास डेट, रियल एस्टेट, एसेट्स, इन्वेस्ट्स वगैरह, और 10 से 15% गोल्ड, सिल्वर। ये एक आमतौर पर एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलता है। आज अगर हम देखें तो सिल्वर और गोल्ड एक 11 या 12 साल के अपने कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। 2011 में जैसे बात की, सिल्वर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम थे $50 के आसपास, सोने के दाम थे $1800-1900, जो आज अभी रिकवर हो रहे हैं 11-12 साल बाद। तो इक्विटी मार्केट्स ने 11 या 12 सालों में 2 से 3 गुना, 4 गुना रिटर्न
यूएस में भी दिए हैं, यहाँ पर भी भारत में भी अच्छे हुए, जबकि सोना और चांदी वो 12 साल के कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। और मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ती है तब सोना चांदी और कमोडिटीज़ में एक तेजी देखी जाती है। और आज बाजार का ऐसा रुख बन रहा है कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों को इन्फ्लेशनरी स्पाइरल लाना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को बाहर लाने के लिए, जो आज तकलीफ में है। तो उसके कारण हमें लगता है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मल्टी एसेट फंड एक बड़ा 40 से 50% मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज फंड आपके पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए, वो तो गिवन है। उसी के साथ साथ आज टैक्टिकली आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड में करते हैं ईटीएफ में, तो एक अच्छा जरिया रहेगा आपको जो अगले 3-4 साल में जो भी तेजी देखने को मिलेगी वो पार्टिसिपेट करने का। तो मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत चर्चा में आ चुका है कई बार, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, रिस्क तो देखिए कीमतों का है, जो वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है चांदी में, तो इसके लिए भी मैं ईटीएफ क्यों लूँ सोने और चांदी का? मेरे पास और भी तो जरिए हैं डायरेक्टली पैसे लगाने के, तो ईटीएफ खरीद कर मेरा जोखिम तो कम होगा नहीं, क्योंकि कीमतों के आधार पर ही मुझे कमाई होगी, तो क्यों लूँ? तो ईटीएफ जरूर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्राइसेस है उसी के प्राइसेस पे होते हैं, तो हम प्राइसेस के रिस्क को नहीं बचा सकते, पर जो डाइवर्सिफिकेशन है आपको वो मिल रहा है। दूसरा जो दूसरे इन्वेस्टमेंट तरीके जैसे कि चांदी फॉर एग्जांपल, अगर आप फिजिकली इन्वेस्ट करते हो चांदी में, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप फिजिकली इन्वेस्ट कर रहे हो चांदी में तो ऑक्सीडाइजेशन का रिस्क रहता है, सिक्योरिटी का रिस्क रहता है और बहुत ही बल्कि कमोडिटी है। और अगर हम कॉस्ट की भी बात करें तो जैसे सिद्धार्थ जी बता रहे थे, आमतौर पर पूरे सालाना जो टीआर रहता है 50 बिप्स के आसपास सभी को है, तो उसमें आपका इंश्योरेंस भी आ जाता है, वोल्टिंग भी आ जाता है, तो आपके कॉस्ट उतने नहीं है सिल्वर ईटीएफ में। और जो प्योरिटी की बात करें तो वो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स है कि प्योरिटी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो प्योरिटी, कन्वीनियंस ऑफ एग्जीक्यूशन, आप घर बैठे बैठे आज अगर रिडीम करते हो आपको कल पैसा आ जाता है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, तो ना आपको चिंता करनी है प्योरिटी की, ना सिक्योरिटी की, ना ही क्वालिटी की। तो आपको तीनों चीज़ों एक साथ सिल्वर ईटीएफ में आसानी से मिल जाती है। और उससे ज़्यादा बात, अगर आप जनरली बाजार में सिल्वर लेने जाओगे तो आपको 100, 200, 500, 1000 रुपए का सिल्वर रोज इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। पर आप एसआईपी के द्वारा, सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड के द्वारा, या तो फिर इवन स्क्रीन पर आप 100-200 का सिल्वर रोज भी खरीद सकते हो, आप अक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो सहूलियत है वो आपको शायद फिजिकल सिल्वर में ना मिले। इसके सिल्वर ईटीएफ एक अच्छा तरीका है जहाँ पर सभी भारतीय पार्टिसिपेट कर सकते हैं आसानी से। ओके, लेकिन अगर इसको और लिक्विड बना दिया जाए, अगर सिल्वर ईटीएफ को चिंतन, और हम जब ज्वेलरी खरीदने जाए तो सिल्वर ईटीएफ से अगर हम ज्वेलरी खरीद पाएं, अगर इस तरह की व्यवस्था भी अगर की जाए तो लोगों का रुझान ज्यादा हो। मेरे ख्याल से प्योरिटी का एक कंसर्न है जो पूरी तरह से चला जाएगा फिर, है ना? एक समय ऐसा भी आएगा जब ज्वेलर सिल्वर ईटीएफ भी कबूलने लगे, तो चलिए इसी की भी गुहार लगाइएगा सर, अब ये आपके ऊपर है। रेगुलेटरी नॉर्म्स के तहत ऑफ कोर्स, बट आई एम श्योर एज वी मूव अहेड हम इंडिया में बहुत सारे इनोवेशंस देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन प्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न है यहाँ पर, ये बताइए। प्योरिटी तो अब राजेश जी ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि छोटे शहरों में आप बड़े ज्वेलर हो सकते हैं, आप मुंबई में बैठते होंगे तो आप तो आज हॉलमार्क करके दे देंगे, लेकिन छोटे शहरों में बहुत बड़ा रिस्क होता है। और यही वजह है कि जब वो रीसेल करने जाते हैं चांदी की तो उन्हें उस तरह के भाव नहीं मिलते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैं मानता हूँ प्योरिटी को लेके थोड़ा सा लोगों को लगता है, बट बहुत ही आसान है। मेरा एक ही कहना होता है, जब कभी भी कोई कहीं से भी खरीदारी करता है, जो भी प्योरिटी आप बिल पे लिखवा लीजिए, आपके प्रॉब्लम 90% सॉर्ट आउट हो जाते हैं, 99% सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मैं एक और बात कहूँगा, अभी आप ईटीएफ और फिजिकल सिल्वर के ऊपर हम लोग जस्ट कंपैरिजन कर रहे थे। देखिए दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। किसी को शायद खाने में एक चीज़ पसंद आती है, किसी को दूसरी चीज़ पसंद आती है, लेकिन यहाँ पर एक लोगों की जो मानसिकता है ना, बताती हूँ मैं, दोनों आप रख सकते हो, लेकिन एक मानसिकता कि मेरे पास सोने की ज्वेलरी भी है और मैंने गोल्ड ईटीएफ भी ले रखा है, वो मानसिकता चांदी के साथ नहीं है। मैं वही आगे बढ़ाता हूँ। देखिए सिल्वर में वैसे एसआईपी, अभी जो वर्ड चिंतन जी ने अभी निकाला, एसआईपी तो अभी हमने 10-15 सालों से सुना है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी पहले बुजुर्ग थे, उन्होंने तो कई सालों से बना के रखा है कि भाई गणेश चतुर्थी है, आप एक छोटा सा चांदी का सिक्का ले लीजिए, आप धनतेरस है एक बड़ा सिक्का ले लीजिए, दशहरा है तो ये ले लीजिए। और ये जब थोड़ा थोड़ा करके जब सिल्वर इकट्ठा हो जाती है, वो दे दीजिए, एक बड़ी चीज ले लीजिए। तो ये एसआईपी का जो सिस्टम है, अभी ये ईटीएफ और अभी ये इजीली लोगों को दिख रहा है। क्योंकि क्या लोगों के पास ईटीएफ क्यों लोग प्रीफर करते हैं? लोगों के पास टाइम नहीं है, वो जाने को देखते नहीं, या सिलेक्शन के लिए उनके पास टाइम नहीं, तो ईजी वे चलो मैं आज के आज मोबाइल से कर लूँ। बट आज भी फिजिकल मार्केट का एक अलग महत्व है। अभी जस्ट चर्चा करते करते हम बात कर रहे थे कि भाई वैल्यू नहीं बढ़ी तो क्या होगा, एक सेकंड के लिए, कि यही रेट रहे तो क्या होगा। तो कम से कम फिजिकल में मैंने उसको यूज तो किया,
वो मेरे पास वो सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल का एक अलग पूरा सिनारो है और अलग उनका मार्केट है। और स्पेशली मैं तो कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया है। तो हमारी देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो। शायद हमारी जो ये पॉपुलेशन है यही हमारा मार्केट बनाती है और इसीलिए इंडिया में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ डिमांड है। लोग पूरे दुनिया से लोग एज इसे मार्केट के तहत देखा जाता है आज इंडिया को। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। फिजिकल इज प्रिफरेबल। दोनों क्लाइंट है, दोनों देख रहे हैं राजेश जी। देखिए अपने अपने तर्क है। नहीं, उस पे भी आऊंगा, लेकिन फिजिकल को आप इतना प्रमोट कर रहे हैं तो राहुल जी बताइए, अगर कोई फिजिकल खरीदने जा रहा है चांदी तो क्या क्या देखना चाहिए? कुछ ऐसी क्या क्या सावधानी बरतें? दो चीज़ अब अपन बात कर रहे थे पहले उसके ऊपर, फिजिकल वर्सेस ETF। इंडिया चांदी का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, बर्तन का और ज्वेलरी का। और उसका कारण क्या है? इंडिया के जितने ट्रेडिशन से, त्यौहार से लेके जब से बच्चा पैदा होता है तब से हर एक फेस्टिवल देखो वो चांदी खरीद के सेलिब्रेट होता है। तो जो ये सेलिब्रेशन है वो ETF रिप्लेस नहीं कर सकता। ETF अलग एसेट क्लास है, मगर आप जो चांदी खरीद के जो सेलिब्रेट करते हो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। यहाँ पर ETF समझाने में। तो दोनों का अलग महत्व है। ये अभी नया एसेट क्लास है जिसको टाइम लगेगा सेटल होने में। जो इतने साल से ट्रेडिशन है वो कभी चेंज नहीं होने वाली। रही बात जब आप चांदी खरीदने जा रहे हो तो सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि चांदी की क्वालिटी, आप हॉलमार्किंग के लिए इंसिस्ट करो। आप आपके ज्वेलर को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको आप बोल दो कि मुझे हॉलमार्किंग करके दो, उसमें भी कोई नाराज़गी नहीं है। लोगों को बहुत दिमाग में रहता है कि नहीं हॉलमार्किंग बहुत महंगा है। हॉलमार्किंग महंगा नहीं, यही एक वजह जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं, हॉलमार्किंग महंगा नहीं है, खाली 35 रुपए है। 35 रुपए के अंदर आप आपकी जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसको आप सर्टिफाई कर सकते हो। उससे महंगा अड़चन क्यों है? अड़चन यूँ है, एक दो तीन ये कारण है कि हॉलमार्किंग सेंटर इतने वाइड स्प्रेड नहीं है। साथ में लोगों में जागरूकता नहीं है कि जब ज्वेलर के पास जाए तो बोले नहीं यार सोना तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया है, चांदी मैंडेटरी नहीं है। तो जो दुकानदार है वो हॉलमार्किंग करके रखते नहीं है मेजॉरिटी। मार्किंग सेंटर्स भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड बड़े बड़े शहरों में ही है। अगर छोटे शहर का, नॉर्थ का कोई छोटा सा शहर मुंबई में आके हॉलमार्क करा रहा है। एक और चीज इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, जैसे सोने को जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग किया उसके बाद में मार्केट ग्रो हुआ है। उसके बाद में हर एक ज्वेलरी स्टोर ने हॉलमार्किंग सामान रखने चालू किया। जब चांदी में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाएगा तो हर एक दुकानदार को कंपलसरी हॉलमार्किंग करके रखना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और वो हो जाएगा तो मार्केट काफी बड़ा होगा, मार्केट बढ़ेगा। ओके सर, सिल्वर ETF का दायरा कितना होगा? कितने % लोग, हालांकि बहुत पुराना नहीं है, 2-2.5 साल का इतिहास है सिल्वर ETF का, तो भी हिंदुस्तान में कितने लोग सिल्वर ETF में लगाते होंगे पैसे? ईएम में तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का है सिल्वर ETF का टोटली, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री का। लेकिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने में भी चिंतन के पास बैठा होगा, इन लाख। तो यानी आप लोगों को काफी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा। देखिए 2.5 साल में ये नंबर बहुत कम है। ये भी मुझे और ये देखिए ये एसेट जो क्लास है ना, ETF एसेट क्लास है ना, इट इज वेरी गुड फॉर जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है, जो चांदी में कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है। इससे अच्छा कोई मतलब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। देखिए एक फिजिकल के कारोबारी बोल रहे हैं कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बर्तन और ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली ETF का उपयोग नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं सोने और चांदी में, तो ETF से बेहतर कोई इस समय आपके पास जरिया नहीं है। चांदी की ज्वेलरी मिलेगी या थालियां मिलेगी, मुझे वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे बोलूँ क्या, आजकल जब भी बेटा या बेटी होती है तो लोग सोचते हैं शादी के टाइम पे सोना देंगे, राइट? तो इस टाइम पे दे कैन बाय ETF, एंड जब देना होगा तो उस टाइम पे रिडीम कर ले और उसके लिए ज्वेलरी बना ले। केडिया जी को भी शामिल करते हैं, केडिया जी भी इंतजार कर रहे हैं। केडिया जी, अब मेरा सवाल होगा, अगर कोई रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, वेल्थ प्रिजर्व करना चाह रहा है, तो सिल्वर ETF कितना बड़ा एसेट्स है आपके पोर्टफोलियो के लिए जो आपके वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद कर सकता है? देखिए बिल्कुल, अभी जो हम पैनल पे अभी डिस्कस हो रहा था कि फिजिकल अच्छा है कि डिजिटल अच्छा है, तो मुझे लगता है देखिए हम हमारे वर्ड्स में ही है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मैं आज लेने वाला हूं, मुझे एक रिटर्न मिलेगा, मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन जैसे मैंने मेरे वर्ड्स बताए थे कि इंडिया में हम लोग सिल्वर को कंज्यूम करते हैं। आज बहुत ही रेयर होता है कि जब हमारे इसमें रिचुअल में है, आदमी सोना बेचने कब जाता है जब बहुत ही ज्यादा
हम बोल सकते हैं फाइनेंशियली क्राइसिस आता है तो ही बेचता है, अदरवाइज वो भी नहीं बेचता है। तो आज तक इंडिया में खाली चांदी और सोना कंज्यूम हुआ है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कभी देखा ही नहीं गया। आज हम 30 त्योहार, धनतेरस, अक्षय तृतीया पे जो सोना चांदी लेते थे वो रिप्लेसमेंट में चले जाते थे, बट कभी हम लोग उसको निकालते नहीं थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है उनको मालूम है मुझे इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 20%, 18%, 12% जो रिटर्न मिलेगा वहां पे जाके एग्जिट करूंगा, उसके लिए ईटीएफ अच्छा है। और कंजम्पशन के लिए एज यूजुअल जो आज हम रीति रिवाज में हम लेते हैं, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कहीं पे भी कोई पूजा हो, तो हम लोग गिफ्टिंग के लिए लेते हैं। अब हम रिटायरमेंट की बात करें तो बिल्कुल ये एक नया तरीका है सिल्वर को अपने रिटायरमेंट फंड में लगाना। जैसे कि हमने अभी सुना भी है कि पहले हम लोग क्लाइंट को बोलते थे कि आपका जो निवेश होना चाहिए 5 से 6% का गोल्ड में होना चाहिए, बट अब चीजें चेंज हो चुकी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं, एंट्री और एग्जिट इजी हो चुकी है, जिसके चलते मुझे लगता है कि और जो आउटलुक अभी हमने डिस्कस किया है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि कम से कम आप 15 से 18% कंजर्वेटिवली आप सोने चांदी में लगा सकते हैं। बट करंटली मुझे लगता है चांदी प्रिफर्ड ज्यादा है, क्योंकि जब इंडस्ट्री को ग्रो होना है, आज जितने भी सेंट्रल बैंक के रेट कट्स पे आ गए हैं, ईसीबी ने, बीओई ने, और अब फेड भी 18 तारीख को रेट कट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगले 2-5 साल कंटिन्यू अच्छी चलती है, गिवन के जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, तो सिल्वर ज्यादा बेटर रिटर्न देगा। तो लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है कि अगर कोई रिटायरमेंट के लिए भी देख रहा है, मैं ये नहीं बोलता 100% आप सिल्वर में डाल दीजिए, सिल्वर में 15 से 18% का एक्सपोजर अगर आप डालते हैं एज ए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कैगर रिटर्न भी अगर हम पकड़े तो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली जो हम 12-15% बोलते हैं उससे बेटर ही रिटर्न मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निवेश के रूप से चांदी ईटीएफ को भी ऐड करना चाहिए। तो चांदी ईटीएफ भी आप निवेश के लिए ऐड कर सकते हैं। केडिया जी की तरफ से ये सलाह आ रही है। 15 से 18% तक आप अपने पूरे पोर्टफोलियो में चांदी को भी वेट कर सकते हैं, और गोल्ड के मुकाबले चांदी का वेटेज भी आप मौजूदा समय में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चांदी के फंडामेंटल्स केडिया जी को अभी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन और भी कुछ राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, जहां पर राजेश जी ब्रेक में हमें बहुत दिलचस्प आंकड़ा बता रहे थे, जहां पर चांदी में ऑक्सीडाइज्ड चांदी का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग चमकी हुई चांदी नहीं, काली चांदी प्रेफर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, और ये नियम के तहत मुझे लगता है लोगों ने अभी इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो पुरानी है, और वैसे भी कहावत है ओल्ड इज गोल्ड जी। तो आप देखिए आपकी मम्मी की होगी या आपकी दादी की ज्वेलरी होगी, वो आज भी आपको एक अट्रैक्शन होता है। हाँ। तो उस टाइप की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जा रही है, और शायद हमारे लिए भी बहुत ईजी हो गया, क्योंकि चांदी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अगर कोई चीज़ वाइट है, आप घर में कई काम कर रहे हैं, कभी गलती से फिनाइल का पानी लग गया, या एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से उसको खराब हो गया, तो हमें ऑलवेज डर लगा रहता था यार काली पड़ेगी तो कस्टमर क्या बोलेगा। क्यों, प्योरिटी तो मैंने प्रॉपर दी है, बिल पे लिख के दी है। तो उस समय में हमें प्रॉब्लम जाता था, लेकिन अभी एक पूरा चेंज आ गया, उल्टा काली है तो उनको पसंद आता है। अच्छा, तो अगर मुझे समझना हो कि गहने, बर्तन, होम डेकोर आइटम्स सबसे ज्यादा राहुल क्या चलता है चांदी में? चांदी के अलग अलग कैटेगरी वाइज है। एक हो गई पूजा के बर्तन, तो पूजा के अंदर मूर्तियाँ हो गई, पूजा की थाली हो गई, वो सभी। सेकंड कैटेगरी होती है हाउस होल्ड, जिसके अंदर आपके बर्तन हो गए, जैसे खाने की थाली हो गई, चांदी के ग्लासेस हो गए, जग्स हो गए। एक और कैटेगरी जो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है वो होम डेकोर हो गई। अच्छा, होम डेकोर में शो पीसेस हो गए। लोग काफ़ी सोचते हैं कि मैं चांदी की मतलब रेगुलर पेंटिंग्स लेते हैं जो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की आती है, उसकी जगह चांदी के क्यों नहीं ले लूँ बर्तन। शो पीस भी हो गया, वैल्यू भी बढ़ रही है। काफ़ी जो बड़े शेयर जहाँ पे बड़े विलास होते हैं वो चांदी के सोफा सेट भी लेना चालू कर दिए। चांदी के सोफा सेट्स हो गए। तो चांदी का यूज देखने जाए तो यूज काफी अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ रहा है, कैटेगरीज बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि क्या आम क्या खास, हर कोई चांदी का इस्तेमाल कर रहा है। सही बात है। और उसका मेजर रीजन है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है, वैसे वैसे मार्केट भी बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि वो चांदी का बर्तन सामने दिखना चाहिए। मेरे घर पे गेस्ट आया तो मैं चांदी के ग्लास में पानी पिलाऊं, उनको चांदी के सोफे पे बिठाओ। तो जैसे जैसे वैल्यू कोई चीज की बढ़ती है वैसे उसकी कदर भी बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। तो हम सिल्वर शॉपिंग की बात करें तो फटाफट से सभी एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि किस विकल्प में उनको उनकी ज्यादा दिलचस्पी है। मेरे दिमाग में यही सवाल था। चांदी की पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे पता है दो लोग तो चांदी बोलने वाले हैं। ठीक है, चांदी के विकल्प में आपको क्या पसंद है? डिजिटली आप खरीदना पसंद करेंगे? डिजिटल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर देखो चांदी मुझे बदन पे पसंद है, सोना मुझे निवेश में पसंद है। सॉर्टेड हो गया। आप बताइए चिंतन जी, आपको क्या पसंद है? आपके पर्सनल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल ETF, और घर में अगर पूजा करनी है तो जरूर
तो दोनों ही की जरूरत है। ETF तो रहेगा। आप ज्वेलरी सिर्फ मत बोलिएगा। नहीं, मैं तो फिजिकल में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, और ये इंटरेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास बताने के लिए कि भाई मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, टच एंड फील मिलना चाहिए। फिर वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, अगर वो चीज़ मेरी सिर्फ बैंक में रखी है, मेरे मोबाइल में रखी है, तो उसे मैं यूज़ कहाँ कर पा रहा हूँ। ठीक है, पैसा बढ़ रहा है, बट उसे मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखिए, बच्चा पैदा भी होता है तो उसको सबसे पहली बार अगर दूध पिलाया जाता है, या उष्टावन जिसे बोलते हैं, या खाना खिलाने के लिए दाल चावल खिलाते हैं, तो चांदी की चम्मच या सोने की चम्मच से खिलाया जाता है, तो वो उसको जिंदगी भर याद है। अब ETF से कैसा हम बोलेंगे इसको खिलाओ। आपको अपनी कंपनी का रोकड़े ज्वेलर्स का आपको CEO होना चाहिए। थैंक यू सर। राहुल जी, आपको क्या पसंद है सिल्वर में? चांदी के देखने जाए तो बर्तन ही सबसे अच्छा उपयोग है, क्योंकि आप बर्तन आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप हेल्थ वैल्यू भी है, शोपीस में भी है। ETF आप ऐसी चीज नहीं है जो आप दिखा सकते हो। ओके, बस वो मनी मेकिंग है, आप मनी मेकिंग। और अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास स्टॉक मार्केट से बहुत से विकल्प है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लूंगा। मैं ये चीज तो खरीद के मैं यूज तो कर सकता हूँ। सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे? मेरी वाइफ को सिल्वर ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो उसको खुश रखने के लिए सिल्वर ज्वेलरी पसंद है, खुद को खुश रखने के लिए गोल्ड सिल्वर ETF पसंद है। चलिए केडिया जी के पास चलते थे। केडिया जी, अगर चांदी खरीदना है तो क्या खरीदेंगे? डिजिटली आप डिलीवर करवाएंगे घर पे, या एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से डिलीवरी लेंगे, या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करेंगे, या ज्वेलरी खरीदेंगे? घर वाले भी देख रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं जो बाकी फेवर होते हैं वही है। मुझे भी लगता है कि देखिए, जो 30 दीवार है उसमें तो डेफिनेटली हमें फिजिकल ही लेना है, तो मैं खुद हर साल फिजिकल लेते ही हूँ। और इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम एक व्यू लेके चलते हैं, तो वहाँ पे मैं डिजिटल करूंगा। अच्छा, एक चीज और मुझे लगता है कि ये फिजिकल और डिजिटल तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक काम हम कर सकते हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री कर सकती है, जिससे चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़े। क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ, सब बोलते हैं अरे चांदी बहुत महंगी हो गई, 85,000 हो गई, 90,000 हो गई। खाली करना क्या है कि आज हम चांदी को जब 85,000 बोलते हैं, उसकी जगह आपको लिखना है खाली 8,500 प्रति 10 ग्राम, प्रति 10 ग्राम। अगर हम ऐसा ये 850 रुपया प्रति 10 ग्राम अगर हम डालते हैं, तो आदमी रिलेट करेगा गोल्ड के मुकाबले। तो हमको लगता है कि हाँ, गोल्ड के मुकाबले लोगों का चांदी में रुझान ज्यादा बढ़ेगा। बट मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट इंडिया में अब चालू हुआ है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो पहले से चालू है। विश्वमोहन, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया सवाल का। सबको पूछ लिया एक एक करके। सिल्वर ETF पसंद है। एक्चुअली मुझे सिल्वर ETF बहुत पसंद है। ये ऐड करना इसमें। हाँ। एक अकबर बीरबल की कहानी है। हाँ। वो कहानी में अकबर पूछता है बीरबल से कि मेरी प्रजा खुश है क्या नहीं, पता करना है मुझे, और वो भी मैं समय देता हूँ तुमको सिर्फ 2 घंटा। आपको 2 घंटे में पता करना है मेरी प्रजा खुश है कि नहीं। अब वो बहुत ही ईजी तरीके से होता है कि सिर्फ 2 लोगों के पास जाता हूँ, अगर ये 2 लोग अगर खुश है तो मेरी प्रजा खुश है। बोले कैसे? बोले मैं जाऊँगा पहले मिठाई बेचने वाले के पास और जाऊँगा सुनार के पास। अगर ये 2 लोग हैप्पी है, इनके पास अगर बिजनेस हो रहा है, क्योंकि सब जरूरतें पूरे होने के बाद ही कोई मिठाई खाएगा, और जरूरतें खत्म होने के बाद चांदी और सोना खरीदेगा, और ये 2 लोगों का बिजनेस हो रहा है, मतलब मेरी प्रजा खुश है। और शायद इसीलिए हिंदुस्तान की सभी ज्वेलर्स खुश है। और मैंने जब भी कहा हमारी प्रधानमंत्री वाली बात कि आपदा को ही अवसर में बदलो, और शायद इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे यहाँ पास एक अच्छा खासा क्लाइंटल है। बहुत ही खूबसूरत मोड़ पे इन्होंने हमारे महाकुंभ को भी खत्म किया है, इसका समापन हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारी भी दर्शक उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारियां इस तरह की कि आप तुरंत अमल में भी लेकर आए। सोने की खरीदारी की बात हो, निवेश करने की बात हो, चांदी की चमक में निवेश करने की बात हो, हर पहलू को बहुत ही बारीक तरीके से हमने इस पूरे महाकुंभ में टच अपॉन किया है। शो को समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आप सभी ने दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और विश्वमोहन, बहुत खूबसूरती से इस पूरे महाकुंभ का समा हमने बांधा। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश की ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे खास पेशकश को और भी खास बना दिया। चलिए, इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।